हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आज फिर आपसे मिलना हुआ एक नए टॉपिक को लेकर, और आज का टॉपिक है नैनोप्लास्टिया। दरअसल नैनोप्लास्टिया की एक शॉर्ट क्लास मैं पिछली बार दे चुका हूं, लेकिन मेरे पास लगातार कमेंट्स आए कि सर हमें नैनोप्लास्टिया पर एक डीपली एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए, ताकि हम नैनोप्लास्टिया को अच्छे से समझ सके और हमारे रिजल्ट में जहां जहां कमियां आती हैं या हमें जितना भी अपने नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट को सीखना है उसे हम अच्छे से सीख सकें। इसी वजह से मुझे है ना नैनोप्लास्टिया के ऊपर ये दोबारा से वीडियो बनानी पड़ रही है। जिन लोगों ने जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वो क्लास ली है वो भी अच्छी बात है, और नहीं ली है नहीं देखा है उसको वीडियो को, तो आज मैं उन सब लोगों के लिए, उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये नैनोप्लास्टिक का फुल ट्यूटोरियल वीडियो आज बनाने जा रहा हूं। आज हम अपने क्लाइंट के करने जा रहे हैं नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट। मेरे क्लाइंट के हेयर, उनके जब आप हेयर को देखेंगे तो उस हेयर पर आपको ड्राइनेस काफी दिखाई देगी, उस प्लस उसके ऊपर हाइलाइट्स हुए हुए हैं। हाइलाइट्स की वजह से भी उनके बाल काफी डैमेज हो गए हैं। कुल मिलाकर उनके मिडिल टू एंड तक की जो लेंथ है वो काफी डैमेज हेयर है। कुछ लोगों की ऐसी चाहत होती है भाई स्ट्रेटनिंग लुक भी मिल जाए और मुझे है ना एक ट्रीटमेंट मिल जाए, तो ऐसे लोगों के लिए नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मेरे क्लाइंट की चाहत थी कि उनके जो बाल डैमेज हुए हुए हैं या जितनी उसकी बालों की जो डैमेजनेस है वो खत्म हो जाए, उनके बालों के अंदर शाइनिंग आ जाए और मुझे कुछ है ना स्ट्रेट लुक मिल जाए। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आज हमने नैनोप्लास्टिया का पूरा ट्रीटमेंट दिया अपने क्लाइंट को। आज की जो ये वीडियो बनाया जा रहा है ये कंप्लीटली ट्यूटोरियल वीडियो है नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट के ऊपर। इस नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट का हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस तरह से नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट किया जाता है, कौन से बालों पे किया जाता है। ये अक्सर कर उन बालों पे किया जाता है जिस क्लाइंट का, यानी जिसको अपने हेयर के अंदर एक शाइनिंग चाहिए, स्मूथिंग चाहिए, बालों की डैमेज ड्राइनेस को दूर करना है, प्लस उसको अपने हेयर के अंदर एक स्ट्रेट लुक भी चाहिए। ठीक है ना। एक स्ट्रेट लुक वो होता है जो हम स्मूथिंग रिबॉन्डिंग के जरिए से लेते हैं, बट उसमें क्या है, उसमें ड्राइनेस डैमेजनेस आ जाती है। लेकिन अगर पहले से ही कोई हेयर हमारा ड्राई है, डैमेज है, और उसके अंदर अगर हम स्मूथिंग या रिबॉन्डिंग वाला प्रोसेस लेते हैं, तो हो सकता है कि अगर थोड़ा सा भी गलत तरीके से हो जाए तो वो और ज्यादा हमारे जो है ना डैमेज होंगे, बल्कि अक्सर कर वो डैमेज की तरफ जाने ही जाने हैं। क्योंकि स्मूथिंग रिबॉन्डिंग्स वगैरह भी है ना काफी अच्छे हेल्थी हेयर पर अगर करें तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। बट अगर हमारे हेयर ऑलरेडी डैमेज हैं और उस जगह क्लाइंट को स्ट्रेट लुक भी चाहिए, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने क्लाइंट को जो रिकमेंडेड करेंगे वो नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट के लिए करेंगे, ताकि आपके क्लाइंट को एक अच्छा लुक मिल सके, स्ट्रेट लुक मिल सके, प्लस उसके बालों का हैंड टू हैंड यानी साथ के साथ उसका एक ट्रीटमेंट भी हो जाए। ठीक है गाइस, तो ज्यादा वक्त को जाया ना करते हुए चलते हैं अपने ट्रीटमेंट की ओर और पूरा प्रैक्टिकल देखते हैं किस तरीके से नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट किया जाता है। जब हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगा कि किन किन इंग्रेडिएंट्स की वजह से ये नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट से डिफरेंट है, और इसके अंदर से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए गए हैं जिसकी वजह से हमें डबल बेनिफिट्स होता है। एक तो ट्रीटमेंट होने का, और सेकेंडरी जो मिलता है हमें स्ट्रेट लुक का बेनिफिट। यही ट्रीटमेंट ऐसा है जिसके अंदर आपको दो तरह के बेनिफिट मिलते हैं, एक स्ट्रेट लुक, सेकेंडरी उसके डैमेज ड्राइनेस को दूर करते हुए इसके अंदर शाइनिंग लाना और इसको एक अच्छा हेल्थी हेयर बनाना। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपने ट्रीटमेंट की तरफ। गाइज आ गए हम अपने वर्क स्टेशन पर, और आप देख रहे होंगे यहाँ मेरा क्लाइंट बैठा हुआ है और मैं अपने क्लाइंट के हेयर को चेक कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि मेरे क्लाइंट का हेयर काफ़ी डैमेज है, ड्राई है, स्पिंडल्स हैं, और स्पिंडल्स की वजह से इसके अंदर काफ़ी ब्रेकेज भी है, जो कि आपको आगे भी नज़र आएंगी। क्योंकि देखिए ब्रेकेज जब आप प्रॉपर हेयर कट नहीं लेते या आप केमिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद उसका प्रॉपर केयर नहीं करते तो उसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा है कि मेरे जो क्लाइंट का हेयर है कितना ड्राई है, कितना डैमेज हो रहा है, यानी लगभग पूरा हेयर ही डैमेज की ओर है। यानी कि कुछ अगर रूट के पास से छोड़ दे तो वहाँ तक का हेयर मुझे कुछ सही लग रहा है, रूट से कोई लगभग 3 से 4 इंच के आसपास का, उसके बाद पूरा हेयर हमारा क्या है, डैमेज है।
अब मैं क्या है सेक्शन में सेक्शन ये चेक कर रहा हूँ कहाँ पर कितनी डैमेज और कितनी आगे तक डैमेजनेस आई हुई है। अब जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको ये कम्प्लीटली हेयर दिखाया जिसके ऊपर आज हम नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे जो क्लाइंट हैं उनका हेयर ए टू जेड, कोई भी अपने क्लाइंट का जो ट्रीटमेंट करने जा रहा है तो सबसे पहले अपने क्लाइंट का हेयर को चेक करें कि कितना डैमेज है, किस तरह का हेयर है, ताकि आप बिफोर लुक उसको दिखा सकें बाद में कि आपके देखिए बिफोर में ऐसे थे और अब फिलहाल रिजल्ट ऐसा है। तो इसके बाद क्या करना है, आपने अपने क्लाइंट को शैम्पू स्टेशन पर लेकर जाना है और उसका डीप क्लींजिंग वॉश करना है उसके हेयर का। अच्छा ध्यान रहे कि अगर आपके क्लाइंट का हेयर वर्जन हेयर है तो उसके ऊपर 2 बार वॉश करेंगे आप, और अगर आपके क्लाइंट का हेयर केमिकल ट्रीटेड हेयर है तो उसके अंदर आपको सिंगल वॉश के ऊपर ही आपके क्यूटिकल्स अच्छे खासे ओपन हो जाएंगे, यानी कि आपके बालों को जब आप छूकर देखेंगे तो आपको है ना उसमें एक ड्राइनेस ही महसूस होगी। ड्राइनेस महसूस होने का मतलब यह है कि आपके हेयर्स के क्यूटिकल्स ओपन हो चुके हैं। तो ध्यान रहे आपने हेयर को चेक करके यही देखना कि आपने कितनी बार वॉश देना है। जैसे वॉश कंप्लीट हो जाए, ध्यान रहे कि वॉश करते वक्त जब आप शैम्पू करेंगे तो किसी तरह का कोई मास्क यूज़ नहीं करेंगे। जब हमारा वॉश हो जाएगा उसके बाद हम अपने क्लाइंट को क्या करेंगे, अपने क्लाइंट को हम वापस से वर्क स्टेशन पर लेकर आ जाएंगे और टॉवल ड्राई करेंगे। सबसे पहले टॉवल ड्राई करने के बाद अच्छे से उसको हमने क्या करना है, 100% ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई करके 100% उसको सुखा देना है, ड्राई करना है बालों को। ध्यान रहे आपने हेयर्स को पूरा 100% ड्राई करना है, मॉइस्चर ज़रा सा भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि देखिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई मॉइस्चर रह गया तो क्या बात हो गई। देखिए होगा कुछ नहीं, लेकिन जब आप ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कितने बालों पे आपने ट्रीटमेंट लगाया है और कितने पे रह गया है। तो इसी की वजह से हम अपने हेयर को फुल ड्राई करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे हेयर पर कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट लगा है। जब आप फिंगर ब्लास्ट करके ब्लो ड्राई कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक पैडल ब्रश लेना है और उसकी हेल्प से आपको क्या करना, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। ध्यान रहे आपके जो ड्रायर के ऊपर है नोज़ल लगी होनी चाहिए और इसको आप वर्टिकल लेवल से चलाते हुए अपने हेयर को पूरा 100% ड्राई कर लेंगे। जब कम्प्लीटली 100% ड्राई हो जाएगा उसके बाद हमने अपने जो बालों के अंदर है यानी कि अपने क्लाइंट के हेयर को सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेना है, या जिस तरीके भी आपको आसानी हो, जिस तरीके से कि आप ट्रीटमेंट आराम से कर सकें। ये कोई मेथड नहीं है कि भाई आपको ये सेक्शन करना है वो करना है, बाकी जिससे आसानी हो वो आप देखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या करना है। जब कम्प्लीटली हमारे हेयर ड्राई हो जाए उसके बाद आप अपनी ट्रॉली को सेट करें। ट्रॉली पहले भी सेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा अगर आपने ट्रीटमेंट ट्रॉली सेट करते वक्त, क्योंकि जब सब सामान रखते हैं तो होता क्या है कि हम ट्रीटमेंट भी निकाल लेते हैं, बट जब तक हमारा काम करने का वक्त आएगा यानी जब तक हम ट्रीटमेंट करें तब तक क्या होगा, उसकी जो पावर है वो ख़त्म होगी ट्रीटमेंट की। सो जब हमारा कंप्लीट क्लाइंट का हेयर रेडी हो जाए उसके बाद अपनी ट्रॉली को रेडी करें, अपने ट्रीटमेंट को रखें। जो जो आपकी ज़रूरत है वो सब आप भी निकाल के रख सकते हैं, या आपका असिस्टेंट हो कोई, या आपके साथ पार्टनर हो आपका कोई भी काम करने वाला। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं ना अपनी ट्रॉली सेट कर रहा हूँ। मैंने 2 ब्रश लिए हैं और 2 कॉम्ब लिए हैं, एक बाउल लिया है और ट्रीटमेंट लिया है, और इसके साथ ही ग्लव्स लिए हैं जो कि मैंने यूज़ करने हैं एज अ ट्रीटमेंट करते वक्त। ध्यान रहे ट्रीटमेंट करते वक्त कोई भी ट्रीटमेंट करें तो आपने ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट जब आपके हेयर के अंदर करते हैं और अगर आप ग्लव्स नहीं पहनते तो इससे आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है। इसके बाद हम ट्रीटमेंट निकालेंगे बाउल के अंदर, और ध्यान रहे ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा करके निकालना है। आपको भले से ज़्यादा भी यूज़ करना पड़े बट थोड़ा थोड़ा निकालें, जैसे जैसे यूज़ होता रहे, जितनी ज़रूरत पड़ते रहे उतना आप ट्रीटमेंट लेते रहें। फिर अपने क्लाइंट के हेयर को क्या करेंगे, क्लासिक सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डैब मोशन में यूज़ करना है। और मैं अक्सर कर बैक साइड से स्टार्ट करता हूँ अपने ट्रीटमेंट को, या कोई भी मेरा केमिकल प्रोसेस होता है। बाकी जिसको जहाँ से कंफर्ट हो वो वहाँ से कर सकता है।
तो हम इसे क्या करेंगे, डैप डैप मोशन में करके पूरे हेयर के ऊपर लगाएंगे और फिर 2 उंगलियों की हेल्प के साथ इसको क्या करेंगे, मर्सिफाई करेंगे। 2 उंगलियों से मर्सिफाई करते हुए आप क्या करेंगे, रूट से लेकर एंड तक लेकर जाएंगे। ध्यान रहे कि ये ट्रीटमेंट या किसी तरह कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आपका स्टार्ट रूट से होगा, लेकिन रूट पर लगना नहीं चाहिए। रूट से मेरे कहने का मतलब यह है कि रूट से आपको क्या करना है, हाफ इंच के आसपास है ना छोड़ के चलें। आप हाफ इंच के आसपास छोड़ेंगे, क्योंकि ये कोई भी ट्रीटमेंट हमारा क्या है, स्कैल्प पे नहीं लगना चाहिए। अगर वो स्कैल्प पे लगा तो वो क्या करेगा, स्कैल्प को ड्राई कर देगा। उसके बाद क्या होता है, प्रॉब्लम आने लगती है हेयर फॉल की। जब उंगली से आप अच्छे से मर्सिफाई कर लें तो ध्यान रहे कि अगर आपको लगता है उसको और अच्छे से मर्सिफाई करना तो कॉम की भी हेल्प ले सकते हैं। आप कॉम से फिर उसे मर्सिफाई करें। फिंगर की और कॉम की हेल्प के साथ में आप पूरे बालों के अंदर ट्रीटमेंट को लगाएंगे मर्सिफाई करते हुए। ठीक है गाइस, इसके बाद जब हमारा ये एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमने क्या करना है, ध्यान रहे आपने जो भी ट्रीटमेंट अपने हेयर के अंदर यूज़ करना है, जो भी से मतलब मेरा कि जब भी आप ट्रीटमेंट करें तो आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हर हेयर पर लगा हो, इस चीज़ को आपने कंफर्म करना है, देखना है और बहुत अच्छे से मर्सिफाई करना है। क्योंकि इस वक्त क्या है, आपके हेयर्स के क्यूटिकल्स ओपन हैं और अब जब आप ट्रीटमेंट इस पर लगाएंगे और अच्छे से मर्सिफाई करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बालों के सेक्शन को एक के बाद एक सेक्शन ले रहा हूं और उसको बहुत अच्छे से मर्सिफाई कर रहा हूं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट ही मर्सिफाई का के ऊपर चलता है। अगर आपने ट्रीटमेंट को अच्छे से मर्सिफाई नहीं किया, अच्छे से हेयर पर नहीं लगाया और उसको सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तब क्या होगा, आपके हेयर पर वो कहीं कहीं से रह जाएंगे। उसके बाद क्या है, आपके रिज़ल्ट में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से करना है। जो हमारे रिज़ल्ट में दिक्कत आती है वो आती इसी वजह से है कि कहीं ना कहीं हमारा ट्रीटमेंट नहीं लग पाता। और बेहतर है कि 2 बंदे मिलकर इसका ट्रीटमेंट को करें। इस ट्रीटमेंट को या कुछ भी केमिकल प्रोसेस होता है तो उसे 2 बंदे मिलकर करें। इससे क्या होगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा। दूसरे नंबर, जो ट्रीटमेंट का जो इंटेंसिटी होती है, ट्रीटमेंट की जो हीट होती है वो है ना ख़राब नहीं हो। क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट जितना समय बाहर निकला रहेगा उतना समय, ज़्यादा समय अगर बाहर निकलता तो उसकी हीट क्या है, ख़त्म हो जाएगी। जो उसने असर देना है हेयर के ऊपर तो बिना लगे लगे ख़राब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, कम से कम 2 बंदों ने मिलकर कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी केमिकल प्रोसेस है तो कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। अगर आप 2 हेयर ड्रेसर्स हैं तो अच्छा है, या आपके साथ कोई और असिस्ट करता है तो उसको साथ में रखकर तब काम करें। ठीक है गाइस, और अपने क्लाइंट के हेयर को चेक कर लें एक बार कि कहीं ट्रीटमेंट लगने से रहा तो नहीं है। कहीं पर ज़्यादातर एंड्स के पास रह जाता है हमारे पास। और ये ध्यान रहे कि हमने ट्रीटमेंट देखिए उतना ही लेना है जितनी हमें ज़रूरत है। ज़्यादा ट्रीटमेंट लेके ट्रीटमेंट को बर्बाद नहीं करना है। देखिए इसमें ये नहीं है कि आप अपन सैलून का नुकसान कर रहे हैं, ये आपका ही नुकसान है। मैं अक्सर कर देखता हूँ लोग जब भी केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं कुछ भी या कलर प्रोसेस करते हैं तो पूरे पूरे बाउल भर देते हैं यार उसके अंदर, और उसके बाद आधा यूज़ करते हैं और आधा फेंकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, जितनी ज़रूरत हो उतना लें, इसमें किसी का नुकसान करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपका ट्रीटमेंट यानी कि आपका प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आपने उसको क्या करना है, क्लिंग रैप से कवर करना है। क्लिंग रैप है या आपके पास फॉइल पेपर है, तो जो भी हो आपके पास अवेलेबल हो। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो डबल शावर कैप लगाकर आप उसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे। क्लिंग रैप से या फॉइल पेपर से जो हम अपने बालों को जो कवर करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो ट्रीटमेंट हमने किया है उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी तो वो हीट प्रॉपरली हमारे हेयर को मिले और हमारा एक बेस्ट रिजल्ट निकल कर आए। सो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सबका एक ही काम होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पास अगर फॉइल पेपर नहीं है, क्लिंग रैप है या शावर कैप है, तो जो आपके पास अवेलेबल हो उससे आपको अपने हेयर को क्या है, कवर करना है। अच्छे से कवर करने के बाद आप क्लाइंट को क्या करेंगे, रेस्ट देंगे। क्लाइंट को रेस्ट देने का मतलब उसके हेयर को रेस्ट देंगे कोई लगभग 45 मिनट्स के आसपास। ठीक है, जिस भी तरह के आपके क्लाइंट के हेयर हैं, अगर वर्जन हेयर है तो आप उसको 1 आवर के आसपास
रख सकते हैं। और अगर आपके हेयर केमिकल ट्रीटेड हैं या सेंसिटाइज हैं तो आप उसको 45 मिनट्स के आसपास 40 मिनट के आसपास रख सकते हैं। और जैसे ही हमारा टाइम कंप्लीट होगा उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अपने क्लाइंट को लेके जाना है शैम्पू स्टेशन पर और 50 से 60 ml वाटर लेना है और उसे अपने क्लाइंट के हेयर पर डालकर मल्सीफाई करना है। ठीक है, उसको ये ध्यान है जितना भी ट्रीटमेंट हमने अपने क्लाइंट के हेयर पर लगाया था तो वो सारा मल्सीफाई करके सारा का सारा हमें है ना अच्छे से मल्सीफाई करना है। और जो एक्स्ट्रा उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट होगा वो निकल कर क्या होगा, वो निकल जाएगा, वो निकल कर बाहर आ जाएगा। और जो उसके अंदर ट्रीटमेंट बचेगा उसको हम ऐसे ही बालों पर लगा रहने देंगे। कंप्लीटली पूरा वॉश आउट नहीं करना, रिंस आउट नहीं करना, इस बात का ध्यान रहे। इसमें हमने पानी डालकर सिर्फ और सिर्फ मल्सीफाई करना है। मल्सीफाई करते वक्त जो ट्रीटमेंट बाहर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या होगा वो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट या एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है वो सारा बाहर आ जाएगा। इससे आपके क्या बेनिफिट्स होंगे, इससे जो ट्रीटमेंट के अंदर स्टेट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। जब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने क्लाइंट को दोबारा से शैम्पू स्टेशन से उठाकर वर्क स्टेशन पर लेकर आना है और एक जेंटली टॉवल ड्राई करना है। ध्यान रहे ज़्यादा रगड़कर आपने टॉवल से ट्रीटमेंट को निकाल नहीं देना है। कभी आप ज़्यादा रगड़कर ट्रीटमेंट को साफ़ कर दें तो बहुत जेंटली आपने टॉवल से है ना ड्राई करना है। आपको जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो आपके टॉवल के ज़रिए से बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ब्लो ड्राई करना है। इस ब्लो ड्राई करने के अंदर आपने क्या ध्यान देना है कि आपने पहले शुरू के अंदर कोई लगभग 50% के आसपास हेयर को है ना कोल्ड ब्लो ड्राई से आपने क्या करना है, ड्राई करना है। और उसके बाद जब 50-60% आपके हेयर ड्राई हो जाए कोल्ड ब्लो से, उसके बाद आपने क्या करना है, फुल ब्लो रखनी है और मीडियम हीट रखनी है। तब आपने है ना उसके ज़रिए से बालों को क्या करना है, ड्राई कर लेना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब मैंने जब अपने बालों को सुखा लिया, ड्राई कर लिया, अभी इसमें क्या है, अभी इसके अंदर 20% अभी ड्राई नहीं हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने पैडल ब्रश की हेल्प लेकर पैडल ब्रश के साथ में सारे हेयर को स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। ठीक है, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा वो होगा हमारा आयरनिंग का। सो ये कंफर्म कर लें आपके पूरे हेयर पर स्ट्रेट ब्लो ड्राई हो चुका हो, बाल आपके कंप्लीटली ड्राई हो चुके हों। देखिए सेक्शन बाय सेक्शन आपने अपने बालों को क्या करना है, क्लियर करते चलना है और उसको स्ट्रेट ब्लो ड्राई देना है। अब मेरा ब्लो ड्राई कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं मेरा सारा हेयर कंप्लीटली ड्राई हो गया है स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने से। अब मेरा स्ट्रेट ब्लो ड्राई कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा हमारा आयरनिंग का। सो आयरनिंग के लिए एक बात का खास ध्यान रखना है, अब जो आपका ये है ना लगभग फाइनल स्टेप चल रहा है, तो आयरनिंग हमने बहुत ध्यान से करनी है और बहुत ही सही तरीके से करनी है। देखिए आयरनिंग के अंदर पूरा कंप्लीटली रिजल्ट हमारा टिका हुआ होता है। मतलब मेरे कहना मतलब ये नहीं कि खाली आयरनिंग के ऊपर ही डिपेंड है, कोई एप्लीकेशन कोई वर्क नहीं करती या उससे पहले की जो प्रोसेस है वो काम नहीं करते, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। बट क्या है कि आयरनिंग हमारा फाइनल स्टेप है। अगर यहाँ आपने कमी कर दी आयरनिंग करने में किसी भी तरीके से तो आपका रिजल्ट क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। दूसरा एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप सेक्शन निकालें तो बहुत फाइन सेक्शन हो, फाइन सेक्शन इतना हो कि आप अगर हथेली पे रखें तो आपको हथेली नज़र आ जाए, या आप अगर अच्छी रिपीटेशन कर सकते हैं और आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो आप उससे मोटा भी सेक्शन ले सकते हैं। बट क्या होगा, आपने आयरनिंग बहुत अच्छे से करनी है और ये ध्यान रहे आपने जब आयरनिंग स्टार्ट करनी है तो कम से कम रिपीटेशन जो होगी हमारी 15 to 20 टाइम्स होगी। और उसके बाद हम उसको आयरन को क्या है
आयरन करते हुए उसे आगे एंड्स की ओर लेकर आएंगे। एंड्स पर ज़्यादा आयरनिंग नहीं करनी, क्योंकि अक्सर कर क्या होता है, हमारे हेयर का जो एंड्स का एरिया होता है वो काफ़ी डैमेज एंड ड्राई होता है, और जब उस पर और ज़्यादा आयरनिंग या और ज़्यादा कुछ भी हीट लगती है तो और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके रिजल्ट में भी गड़बड़ हो जाएगी, आपका रिजल्ट भी ख़राब आएगा और बाल तो डैमेज हो गए होंगे। तो कुल मिला के आपने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा, हेयर को कहीं से क्लिपिंग नहीं करनी है। अक्सर क्या होते हैं कि आप जब सेक्शन निकालते हैं तो बाकी बचे हुए बाल को क्लिप कर देते हैं, तो वो भी आपके रिजल्ट में दिक्कत ला देता है। आपकी आयरन की रिपीटेशन बहुत फास्ट और फाइन होनी चाहिए, इसका बहुत ही प्रॉपरली तरीके से आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है गाइज, सो अब आप देख रहे हैं मैं सेक्शन वाइज सेक्शन निकाल कर रूट से लेकर मिडिल लेंथ तक के ऊपर काफ़ी बार रिपीटेशन कर रहा हूँ। ये लगभग 15 से 20 बार के आसपास होगी, और धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ता रहूँगा और इस तरीके से करते हुए एंड्स तक जाऊँगा। और ये मैंने कम्प्लीटली हेयर का क्या करा, आयरनिंग कर दी है। अब ये मेरे फ्रंट के सेक्शन रह रहे हैं। फ्रंट के सेक्शन को कंप्लीट करते ही मेरी आयरनिंग का प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा आयरन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। एक बात का ध्यान रहे, कम्प्लीटली आयरनिंग करने के बाद अगर आपको लगता है कहीं आयरन का करने से रह गया है या ज़रूरत है या कुछ कमी न महसूस होती है, तो आप उसी जगह क्या कर सकते हैं, आप दोबारा से उसको रिपीट कर सकते हैं। अब आप लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ने हमें तो क्लिपिंग करने के लिए मना कर दिया, बट खुद ने क्लिपिंग लगा रखी है। बट आप देख सकते हैं मेरी क्लिपिंग किस तरीके से हुई हुई है। जैसे क्लिपिंग हमने यहाँ पे की है, इस तरह से अगर आप क्लिपिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बालों को मोड़ कर, जिस तरह से हम हेयर कट वगैरह में लगाते हैं या कुछ बीच में प्रोसेस करते वक्त बालों को मोड़ देते हैं क्लिप करते वक्त, अगर उस तरीके से आप क्लिप करते हैं, क्योंकि अक्सर कर क्या होता है कि क्लिपिंग को इसलिए मना किया जाता है कि ज़्यादातर लोगों को आदत होती है क्लिप करने की उसी तरीके से जैसे वो हेयर कट के दौरान करते हैं। सो क्लिपिंग करने को इसलिए मना करते हैं कि आपके हाथों में क्या है, वही प्रैक्टिस होगी। आप सीधा बालों को घुमाएंगे और घुमा के एकदम मोड़कर क्लिप कर देंगे। बट यहाँ जो मैंने क्लिप किया है, यहाँ क्लिप बिल्कुल स्ट्रेट करके कर रखा है। आप देख सकते हैं मेरी क्लिपिंग को, तो मैंने जो क्लिप करा है बिल्कुल स्ट्रेट करके कर रखा है, मैंने बालों को कहीं से मोड़ा नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं तो कर लें। बाकी इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहीं जल्दी की बाजी में आप ऐसा ना हो बालों को मोड़कर क्लिप कर दें। तो उसी प्रिकॉशंस को अपनाने के लिए मैंने आपको क्लिप करने के लिए मना किया है। अदरवाइज़ अगर आप क्लिप को अच्छे से ध्यान रखकर क्लिप कर सकते हैं अपने हेयर को तो करें, कोई वो नहीं है। सो गाइज, ये है मेरे क्लाइंट के हेयर आफ्टर आयरनिंग के। इसमें प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है, अब इसके अंदर फाइनल वॉश होना है। तो ये फाइनल वॉश से पहले की कंडीशन है मेरे हेयर की, मेरे क्लाइंट के हेयर की मतलब। आप देख सकते हैं मेरे क्लाइंट के हेयर को फ़िलहाल में आप किस तरीके के हैं, और बिफोर लुक भी आपको मैंने दिखाया था इसका। सो वॉश करके देखते हैं फिर। अब हमने क्या करा, अपने क्लाइंट के हेयर को वॉश कर लिया। फाइनल वॉश हम करेंगे किसी मॉइस्चराइजिंग शैम्पू के साथ में, और बेस्ट है कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसी के साथ जो 3rd नंबर और 4th नंबर का शैम्पू और कंडीशनर आता है हम उससे करें, यानी कि एक सल्फेट फ्री शैम्पू कंडीशनर हमने यूज़ करना है। सो अब मैंने अपने क्लाइंट के हेयर को क्या करा है, वॉश कर लिया है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल ब्लो ड्राई कर रहे हैं। इसके अंदर मैं किसी तरह के पैडल ब्रश या राउंड ब्रश का यूज़ नहीं करूँगा, ताकि आपको फ़िलहाल मैं एक नेचुरल रिजल्ट दिखा सकूं। क्योंकि अगर मैं किसी ब्रश का यूज़ करूंगा तो देखने वाले ये कहेंगे कि भाई देखो ये तो एक तरीके से इन्होंने स्ट्रेट ब्लो ड्राई करके दिखा रहे हैं, और स्ट्रेट ब्लो ड्राई करके स्ट्रेट करके दिखा दिया है बालों को, और उसकी वजह से शाइन है। तो अब बिल्कुल नेचुरल ब्लो ड्राई कर रहा हूँ ताकि जो रिज़ल्ट है वो कम्प्लीटली नेचुरल दिखाई दे। अभी अपने क्लाइंट के हेयर को मैं फुल ड्राई कर रहा हूँ ब्लो ड्राई की हेल्प से। और मेरे क्लाइंट को एक हेयर कट भी चाहिए था, बट उनकी डिमांड वही थी जो अक्सर कर फीमेल्स की होती है कि भाई लेंथ कम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उन्हें एक मल्टीपल लाइन हेयर कट दे दिया,
सो अब ये है मेरे क्लाइंट का फाइनल लुक आपके सामने। तो आप फाइनल लुक देख सकते हैं मेरे क्लाइंट के हेयर का कैसा लग रहा है। और बिफोर में भी लुक दिखाया था मैंने अपने क्लाइंट के हेयर का कि किस तरह का उस वक्त पे बाल था। अब आप देख सकते हैं कि जब कितना ड्राई एंड डैमेज दिखाई दे रहा था, और अब फिलहाल में इसकी शाइनिंग आपको दिख रही होगी कि कितनी प्यारी शाइनिंग आ रही है। सो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये ट्रीटमेंट, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अब इस प्रोसेस के बाद आपको मैं बताऊंगा इस ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये ट्रीटमेंट इतना बेस्ट है। सो गाइस, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया और अब ये मेरे क्लाइंट की फाइनल लुक है हेयर कट के बाद, और उनका कंप्लीट प्रोसेस जो हुआ। अब ये मैं आपको 360 डिग्री पर मतलब उनका कंप्लीटली हेयर दिखा रहा हूँ। सो गाइस, अपने क्लाइंट के साथ काम करते हुए पूरी मेहनत करें, पूरी प्रिकॉशंस अपनाएं, ध्यान दें हर एक उस चीज़ का जिससे आपका रिजल्ट ख़राब होता हो। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए काफ़ी घंटों का ये है ना पूरा ट्रीटमेंट होता है, जिसके अंदर देखिए करने वाला भी इतना ही परेशान हो जाता है, इतना ही करवाने वाला परेशान हो जाता है। सो आप मेहनत कर रहे हैं, क्लाइंट भी आपके साथ टाइम दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना लास्ट में जाके ना रिजल्ट में कोई दिक्कत आए। ठीक है, तो ध्यान रहे, आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान रखते हुए हर एक चीज़ का काम करेंगे, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। सो गाइस, आपके सामने प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। अब जैसा कि आपने प्रैक्टिकल में देख लिया है कि हमें नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि वीडियो के लास्ट में आपको इस ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं या डाले गए हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसके अंदर यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला है सैरिसिन। सैरिसिन होता है हमारा सिल्क प्रोटीन। उसके बाद आता है हमारा लैक्टिक एसिड मिल्क। उसके बाद आता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, शिया बटर, आर्गन ऑयल। इसके बारे में और डीपली बताऊं अगर आपको, तो देखिए इन सब चीजों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं बात करूं आर्गन ऑयल की, तो आर्गन ऑयल तो हम अक्सर कर वैसे भी अपने हेयर के लिए अंदर है ना यूज करते हैं। आर्गन ऑयल का स्पेशली वर्क क्या होता है कि वो आपके हेयर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। यानी जो आपके बालों में मॉइस्चर की कमी हो गई है, डिहाइड्रेट हो गए हैं, उन्हें हाइड्रेट करता है और उनके मॉइस्चर को लॉक करता है, ताकि आपके बालों को है ना हाइड्रेटिंग मिले। आपके बाल जो डैमेज हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि आपके बालों का अंदर मॉइस्चर लॉक नहीं हो पा रहा है, तो ये उस काम को पूरा करता है। यानी कि मेनली इसका काम क्या है, आपके हेयर के अंदर मॉइस्चर को लॉक करना। और अल्ट्रा वायलेट रेज, जो सन की अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज होती है, उससे ये आपके हेयर को प्रोटेक्शन देता है। तो ये तो नॉलेज थी आर्गन ऑयल के बारे में। एक इंग्रेडिएंट्स बताया मैंने आपको, शिया बटर। शिया बटर क्या होता है, टोटल फैट होता है इसके अंदर। ये है ना नट्स से है ना निकलता है, और ये अफ्रीका के अंदर एक शिया ट्रीज होता है जिससे ये पैदा होता है। और ये अफ्रीका की कई रेसिपीज के अंदर भी यूज होता है बनाने की, जैसे कि हमारे यहाँ कोकोनट ऑयल एज अ खाने के लिए यूज होता है, इस तरीके से ये वहां की कई रेसिपीज के अंदर यूज होता है। सबसे पहले ये हेयर एंड स्किन केयर के लिए यूज किया गया यूनाइटेड स्टेट की ओर से 2022 से। तब से ये काफी प्रोडक्ट के अंदर यूज किया जा रहा है। और ये क्या होता है, जब आपके रूम टेम्परेचर पे होता है तो सॉलिड उसमें होता है, बट जैसे ये स्किन के कांटेक्ट में आता है तो ये मेल्ट हो जाता है। ये 100% फेट होता है। अगर आप इसकी प्रोफाइल चेक करेंगे, यानी कि इसे अगर लेबोरेटरी में चेक कराएंगे, तब आपको पता चलेगा इसके अंदर कंप्लीटली फैट होता है। ना आयरन होता, ना कैल्शियम होता, ना विटामिन होते, ना मिनरल्स होता, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। टोटली क्या है, फैट है। इसे जल्द ही हाल फिलहाल के अंदर अभी स्किन और हेयर के रिगार्डिंग यूज करना शुरू किया गया और इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। वैसे देखिए हमारी पूरी बॉडी को विटामिन सी की काफी जरूरत होती है और ये काफी कम रहता है। हम विटामिन सी को जैसे देखते हैं कि खट्टी चीजों से, खट्टे जैसे संतरा हो गया, नींबू वगैरह हो गया, उनसे विटामिन सी एक अच्छे उससे मिलता है। तो हमारे बॉडी के हर पार्ट्स को विटामिन सी की काफी जरूरत होती है। बट क्या है, इस टाइम फिलहाल मेरी जो क्लासेस है या मेरी प्रोफाइल है वो एज अ हेयर के बारे में बताने की है। हेयर के अगर रिगार्डिंग में बात करूं तो हेयर में विटामिन सी की काफी जरूरत होती है।
जिससे क्या होता है कि विटामिन सी के होने की वजह से हमारे अगर हेयर में विटामिन सी की एक अच्छी मात्रा है तो उससे क्या होता है, ये हमारा हेयर डैमेजनेस से बचता है, या जो बाल डैमेज हो जाते हैं और हम ऐसा कोई ट्रीटमेंट करते हैं जिसके अंदर विटामिन सी होता है तो ये उस डैमेजनेस को दूर करता है। दूसरा, ये हमारे हेयर के अंदर कोलेजन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कोलेजन का मेन काम क्या होता है, जैसे कि मैंने पीछे बोटॉक्स की क्लास में बताया था आपको कि कोलेजन का मेनली काम होता है हमारे हेयर के अंदर इलास्टिसिटी को लाना। इलास्टिसिटी कहते हैं हेयर की लचक को, यानी कि खींच कर बाल का वापस अपनी जगह आ जाने को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। ये क्यों जरूरी होता है हमारे बालों में, क्योंकि अगर बाल खींचने के बाद अगर वो उसमें कोलेजन नहीं होगा या उसमें ये लचक वाली जो पावर है वो कम होगी, उससे होगा क्या, हमारे हेयर टूट जाएगा। और अगर हमारे हेयर के अंदर इलास्टिसिटी पावर अच्छी है तो उससे हमारा बाल क्या खींचने बाद अपने वापस अपनी जगह आ जाता है और वो बाल हमारा टूटता नहीं है, यानी कमजोर नहीं होता। ठीक है गाइस, तो ये था विटामिन सी, आर्गन ऑयल के बारे में बताया, शिया बटर के बारे में बताया। तो ये इसके अंदर कुछ ऐसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिसने इस प्रोडक्ट को, इस ट्रीटमेंट को काफी दूसरे ट्रीटमेंट के मुकाबले में अलग बनाया है। सो गाइस, इस तरीके से ये फुल ट्यूटोरियल वीडियो आज की कंप्लीट होती है नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट की। तो नेक्स्ट किसी नए टॉपिक को लेकर मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर। जब तक मुझे दीजिए इजाजत। सी यू, बाय बाय, खुदा हाफिज।